हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग। आज थोड़ा 10 मिनट लेट हुआ पर हम आ गए, देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं। आज आपको प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे पढ़ा के जाएंगे कि अगर आपको सपने में भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन दिखाई देगा तो वो भागेगा आपको देख के, ये दूर दूर तक भागते चलेगा आपसे। तो चलिए सबसे पहले आज शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। क्वेश्चन को तो करेंगे ही, उससे पहले हम इससे 5 मिनट कुछ बेसिक बात समझ लेते हैं ताकि सारी चीजें समझ में आ जाए। 5 मिनट में हम आपको बेसिक समझा देंगे, आप फटाफट क्वेश्चन करा देंगे। कोनो डाउट नहीं रहेगा, कोनो दिक्कत नहीं रहेगा। जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उस टाइप के सारे सवाल हम करवा देंगे। तो भैया, बिहार एसएससी, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस वाले तैयार रहें। स्पेशल एक और अनाउंसमेंट जान लीजिए, आज ही 12 बजे से शुरू कर रहा हूं मैं। आज दोपहर 12 बजे से, दोपहर 12 बजे से स्पेशल क्लास होगा यूपी पुलिस के लिए। यूपी पुलिस के लिए जिसमें हम यूपी पुलिस के पीछे जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके मैथ के प्रश्न को एनालिसिस करवाऊंगा। तो ये आपको दोपहर के 12 बजे से आज से ही शुरू होगा, दोपहर 12 बजे से। तो जो भी लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो 12 बजे से जरूर जुड़े रहेंगे। दूसरी बात, आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि उन बच्चों तक पहुंच जाए जो बच्चा कोचिंग जाकर क्लास नहीं कर पा रहा है, महंगे फीस नहीं दे पा रहा है, वो भी आराम से अपने घर बैठे गरीब से गरीब का बाल बच्चा भी तैयारी कर लेगा। तो इस मैथ की लगातार क्लासें हमारी चलेगी और अभी इसको मैंने 15 दिन का टारगेट लिया है। 15 दिन में यूपी पुलिस के अच्छे से मैथ को मैं कवर करवा दूंगा, अच्छा से, बिल्कुल अच्छा से। तो यूपी पुलिस का आज से क्लास शुरू हो जाएगा दोपहर 12 बजे से स्पेशल। तो बाकी चलिए शुरू करते हैं आज के आगे चीजों को। आगे की चीजों को जानने के लिए हमें सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत बात कुछ नहीं है। सुनो, प्रॉफिट एंड लॉस इतना आसान चैप्टर है जितना कि आसान दुनिया में कोई भी चीज नहीं बना है आज तक। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है लाभ हानि। हम हमेशा अपने जीवन में लाभ की सोचते रहते हैं, हो जाता है कभी कभी हानि। हम ये सोचते रहते हैं कि हम धोखा दे देंगे उसको, लेकिन वही धोखा दे के चली जाती है, हानि हो जाता है। हालांकि हम फिराक में यही रहते हैं कि हमें हमेशा लाभ मिले। तो दोस्तों, लाभ हानि का सीधा सा कंसेप्ट है। लाभ हानि में सीधा सा कंसेप्ट है, एक बात जान लेना कि एमआरपी। एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसका फुल फॉर्म हो गया। मैक्सिमम रिटेल प्राइस का यही मतलब होता है, मैक्सिमम माने अधिकतम खुदरा मूल्य, जिसको एमआरपी बोलते हैं। एमआरपी किसी भी सामान के डब्बे पर छपा हुआ रहता है, चाहे आप बॉर्नविटा खरीदते हो, कम्प्लान खरीदते हो, दवा खरीदते हो, उसके डब्बे पर लिखा हुआ होता है कि एमआरपी है 53 रुपया 50 पैसा। इसका मतलब हुआ ये कि 53 रुपया 50 पैसा उस कंपनी ने सामान उमान बना के छाप दिया है। जब 53 रुपया 50 पैसा एमआरपी छापा है, अब कोई भी मूल्य जो होता है एमआरपी से कम ही होना चाहिए, चाहे वो क्रय मूल्य हो, विक्रय मूल्य हो। कोई भी दुकानदार 53 रुपया 50 पैसा से ज्यादा में नहीं बेचेगा कोई सामान, उसको जब भी बेचना होगा उससे कम में। तो एमआरपी समझ गए। सीपी होता है, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य। जिस रेट से कोई वस्तु खरीदा जाता है उसी को तो क्रय मूल्य बोलते हैं। और एसपी यानी सेलिंग प्राइस, इसको बोलते हैं हिंदी में विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब जिस रेट से कोई वस्तु बेचा गया वह विक्रय मूल्य होगा। लाभ कब होता है? जब कोई सामान ज्यादा में खरीद ले, कम में खरीद ले, ज्यादा में बेच दे, यानी हमारा विक्रय मूल्य ज्यादा रहे, क्रय मूल्य कम रहे, तभी हमें लाभ मिलेगा। उसी दोनों का अंतर लाभ होगा। कम में कोई सामान खरीद कर ज्यादा में बेच देंगे, लाभ हो जाएगा।
लेकिन उसी प्रकार हानि भी हो सकता है उल्टा। अगर आपका क्रैमुल ज्यादा हो, आप बेच दिए आप कम में, तो इसका अंतर कर लीजिए, क्रैमुल में से विक्रैमुल घटा दीजिए, यही तो हानि होता है। इतनी अच्छी बात है। एलपी फॉर्म आया है क्या सर? कुछ लोग कह रहे हैं कि वो गलत भी है, अभी ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो एलपी के लिए परेशान ना हो, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। चुनाव आ गया है, राम मंदिर के बाद आपको एलपी की वैकेंसी भी आएगी, 22 जनवरी के बाद अनाउंसमेंट होगी। सुन लो, फरवरी में पक्का अनाउंसमेंट होगा रेलवे की वैकेंसी की, तो तैयार रहो तुम लोग। और लाइक तो तुम करते नहीं हो, खाली एलपी बहाली का इंतजार कर रहे हो। सुनो, तो ये बात आप समझ गए। आप एक बात बताइए, कभी भी कोई सामान हम कम में खरीद कर ज्यादा में बेच दे, 500 रुपया में हम खरीद के 500 रुपया में खरीद के अब बेच देंगे हम, मान लीजिए 600 में, तो 600 में बेच देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 500 में खरीद के 600 में बेचे तो लाभ होगा, कम में खरीद कर ज्यादा में बेचेंगे लाभ होगा। यानी हमें यहां पर लाभ मिलेगा कितने का? तो लाभ मिलेगा भैया 100 रुपया का। कोई सामान 1100 रुपया में खरीद कर 1100 रुपया में खरीद कर और उसको मैंने बेच दिया है मान लो 800 रुपया में, हानि हो जाएगा। 1100 में खरीद कर 800 में बेच दिया, हानि हो जाएगा। हानि हो जाएगा कितने का? 300 का। 1100 में से 300 का। यानी सीधी सी बात है, कोई भी सामान कम में खरीद कर ज्यादा में बेचेंगे लाभ, ज्यादा में खरीद कर कम में बेचेंगे तो हानि। और लाभ या प्रतिशत का हानि रुपया के केस में, रुपया के केस में सुनो सुनो सुनो, जब रुपया का केस होगा, रुपया के केस होगा, रुपया के केस में, रुपया का केस का क्या मतलब? जब सीपी एसपी प्रॉफिट लॉस इन सब को अगर चर्चा करेगा रुपया में ना, तो इसी को रुपया का केस बोलते हैं, अमाउंट का केस। इसमें अगर आपको प्रतिशत लाभ निकालना है तो आपको ऊपर में लिखना होता है लाभ, बट्टा में लिखना होता है क्रय मूल यानी सीपी। और ये चीजें फ्रैक्शन में होती है तो 100 से गुना करने पर ये प्रतिशत में हो जाती है। उसी तरह अगर प्रतिशत हानि निकालना हो तो जो निकालना है वो ऊपर में रहेगा, हानि हो या लाभ हो, जो निकालना है प्रतिशत में उसको ऊपर लिखना है, बट्टा में क्रय मूल और 100% से गुना। ये हर कोई बच्चा जानता है हिंदुस्तान का। रे भाई, अगर कोई सामान मैंने खरीद तो लिया है 500 रुपया में और मैं इस सामान को बेच दिया 550 में, हर किसी को पता है कि भैया हमको लाभ मिलेगा। लाभ कितने का मिलेगा जी? 500 के सामान 550 में बेचे, 50 रुपया का लाभ हुआ। अगर इसको प्रतिशत में निकालना है तो ये 50 रुपया का जो लाभ हुआ ना, किस पर? क्रयमूल पर, बट्टा 500। प्रतिशत के लिए 100% से गुना। दोस्तों, 0 से 0 5 दहाई 50 और ये 0 से 0 मतलब 10% का आपका क्या हुआ जी? लाभ हुआ। आपका लाभ कितना हुआ? 10% हुआ। ये हर किसी को पता है ये बात। अब एक बात बताइए मुझे, अब बताइए, अगर कोई सामान मैंने 1200 रुपया में खरीदा था और उस सामान को मैंने बेच दिया है 700 रुपया में, 700 रुपया में बेच दिया है, तो मुझे प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बताइए। इतना तो जानते हैं 1200 में खरीदे 700 में बेचे, हानि होगा। हानि कितने का होगा जी? क्योंकि खरीदे ज्यादा में बेचे कम में, 500 रुपया का हानि हुआ। ये 500 की हानि कितना पर? तो 1200 पर, बट्टा में क्रयमूल लिखना है और प्रतिशत के लिए 100% से गुना करके आना है जी। 2 0 से 2 0 उड़ गया। अब 4 से काटा 3 बार में, 4 से काटा 25 बार में, 25 पचे 125, 125 बटा 3%, यही ना? 125 बटा 3% आपका हो जाएगा आंसर। 500 का हानि कितना पर? 1200 पर, सही है। अब चाहे तो आप भाग दे, 3 चौके 12, 3 1 कम 3, शेष बचा 2, यानी हो जाएगा इतना प्रतिशत। या आप कहते 41.66% कह सकते हैं आप। सर कल पावर स्टडी, हाँ कल पावर स्टडी क्लास चलेगी जी, पावर स्टडी बिल्कुल क्लास चलेगी। एक बात मुझे बता दो अब देखिए भाव का केस क्या होता है, ये बात को समझना जरूरी है। भाव का केस, तो भाव का केस वो होता है जब सवाल में ना, सवाल में भाव का केस किसको कहते हैं? जब सवाल में
रुपया का चर्चा नहीं होगा, खाली वस्तु का चर्चा होगा, उसको भाव का केस बोलते हैं। जैसे बोलेगा कि राम जो है, राम 15 आम खरीदता है, या कहेगा राम के 15 आम का क्रयमूल, 15 आम का क्रयमूल, राम के 15 आम का क्रयमूल 12 आम के विक्रयमूल के बराबर है, 12 आम के विक्रयमूल के बराबर है, विक्रयमूल के बराबर है। तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। राम के 15 आम का क्रयमूल 12 आम के विक्रयमूल के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। जल्दी से बताइए इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए। कुछ लोगों का 20%, तो कुछ लोगों का 25%, कुछ लोगों का 20%, कुछ लोगों का 25% आ रहा है। हाँ, चलिए बताइए जल्दी से। तो ये आंसर अलग क्यों आ रहा है? क्योंकि हम ना एक बेसिक बात नहीं जानते हैं। मेरे दोस्त, आप जानते हो, यहां पर समझ लो 15 आम का क्रयमूल, खरीदा 15 आम, बेच दिया 20 आम। तो हम ये समझते हैं कि हमें 12 आम है, 12 राम के 15 आम का क्रयमूल, राम के 15 आम का क्रयमूल 12 आम के विक्रयमूल के बराबर है। तो कुछ लोग दिमाग ये लगाए हैं कि 15 क्रयमूल हुआ, 12 विक्रयमूल हुआ, 3 गो के हानि हुआ, 15 पर प्रतिशत के लिए 100% से गुना, आपने काटा 3, बचे 15, 5 से काटा 20 बार में, तो 20% आंसर हुआ। कुछ लोगों का ये आया कि 3 तो ठीक है, पट्टा में 12 लिखेंगे, प्रतिशत के लिए 100% से गुना, तो 3 चौके 12, 4 से कटा 25 बार में, 25% हुआ आंसर। तो ये दो चीजें आ गई आपकी, एक 25%, दूसरा 20%। कौन सही है कौन गलत है? चूंकि देख लो, आप कमेंट खुद देखो, एक दूसरे का कमेंट देखो, कितने स्टूडेंट में ये कंफ्यूजन है। तो अब मैं आपको बता दूं मेरे भाई, बोर्ड भी रुक गया है थोड़ी देर के लिए, सुनो। अब मैं आपको बता दूं, ये क्या हो रहा है जी? कि ऐसे भोले बनकर बैठे, सुनो, अरे ऐसे कैसे काम चलेगा? कहता है 15 न था, 15 आम का क्रयमूल, 15 आम का क्रयमूल 12 आम के विक्रयमूल के बराबर था। 15 आम का क्रयमूल 12 आम के विक्रयमूल के बराबर था। आप बताओ मुझे, क्या इस सवाल में रुपया का चर्चा हुआ था? इस सवाल में रुपया दिया हुआ था? 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, कुछ भी दिया हुआ था? कहोगे नहीं, नहीं दिया हुआ था। तो 15 आम का क्रयमूल 12 आम के विक्रयमूल के बराबर है। अब इस बात का चर्चा अगर नहीं हुआ है कि रुपया कितना था, लेकिन बोला क्रयमूल विक्रयमूल के बराबर है, यानी मूल्य तो बराबर है। इसका मतलब कि जितने रुपया में आपने 15 आम खरीदा, उतना रुपया में 12 आम बेचा। जितना रुपया में 15 आम खरीदे, उतना रुपया में 12 आम बेचे, तो रुपया तो आ गया। 15 गो आम खरीदे, 12 गो आम बेचे, रुपया उतने हो गया। अब हुआ क्या कि जितना पैसा में आप 15 गो खरीदे, उतना पैसा में आप 12 गो बेचे, 3 गो बच न गया जी वस्तु आपका, पैसा तो हो गया इक्वल। और यहां पर क्या हुआ कि 3 गो आम बच गया, तो 3 आम का लाभ हुआ। यानी इस बार जो लाभ हो रहा है, रुपया के रूप में नहीं, वस्तु के रूप में लाभ हो रहा है। इसीलिए इसको हम भाव का केस कहते हैं। और मेरे भाई,
याद रखना, जब भाव का केस होगा तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि आपको एसपी पर निकालना है, यानी लाभ बटा एसपी गुना 100, एसपी गुना 100। याद रहे, प्रतिशत लाभ हानि हमेशा एसपी पर निकालोगे, यानी 3 का होता है लाभ, एसपी है 12, प्रतिशत है 100% से गुना। 3 चौका 12, तो 4 से काटा 25 बार में, आपका आंसर 25% हुआ। यही हुआ आपका बेहतरीन, जबरदस्त, यही हुआ आपका आंसर सही। आया बात समझ में? तो ई बात को अब कंफ्यूजन में नहीं रखना है, ऐसे सवाल बहुत बार एग्जाम में आते हैं। अब बताइए, अगर कोई कह दे कि मोहन के 20 वस्तु का क्रय मूल्य, रुपया नहीं बोलेगा, सवाल सुनो कैसे बोल रहे हैं हम, 20 वस्तु का क्रय मूल्य उसके 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। मोहन के 20 वस्तु का क्रय मूल्य उसके 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इस सवाल में आपको बताना है कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि। आंसर के साथ लाभ हानि लगा के बताओगे आप कि लाभ हुआ कि हानि, ये आंसर के साथ लगा के बताओगे। जल्दी से बताइए, जल्दी से। मोहन के 20 वस्तु का क्रय मूल्य उसके 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ हानि क्या होगा? प्रतिशत लाभ हानि क्या होगा? जल्दी से बताओ। चला, आप में से तो एसएससी जीडी के बहुत जवान होगा, एसएससी जीडी के जवान होगा। ठंडा में अगर मान लो तुमको नौकरी हो गया चला, और कहीं मान लो कि तुमको आतंकवादी हमला कर दिया, तो फोर्स बना हुआ है इस देश का, और अगर आतंकवादी हमला कर दिया, अब मान ले तू उस समय कंबल में रहेगा, कंबल में सूतल रहेगा ठंडा में, शस्त्र गृह जो होता है उसमें से कहेगा कि जल्दी से जाओ, दरवाजा खोलो और निकालो बम गोला बारूद। थोड़ा से होगा? ईमानदारी बताओ, तुमसे होगा? तुमको ऐसा लगता है कि तुमसे ये हो पाएगा कि जाकर बम गोला बारूद निकाल लाओगे और आतंकवादी पर हमला कर दोगे? काहे कि अभी तक तोरा से एगो लाइक के बटन नहीं दबा है। ए भाई वाह, सुनो, बहुत बढ़िया। तो 20 वस्तु का क्रय मूल्य अब 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। इतना, इसका मतलब यह हुआ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब जितना पैसा में 20 वस्तु खरीदा, उतना पैसा में 25 वस्तु बेचा। तब बेचा 25 गो, 5 गो घरे से घटा है, 5 गो घर ही से घटा हो गया जी, तो हानि हो गया। यहां पर हानि हुआ कितने वस्तु का? 5 वस्तु का। कहे कि जितना पैसा में वो 20 गो खरीद के लाया, उतना पैसा में 25 गो बेच दिया, 5 गो घर ही से बाबूजी वाला नुकसान करवा दिया, तब 5 वस्तु का हानि हुआ। एसपी पर निकालना है, हमेशा एसपी पर। भाव के केस में प्रतिशत लाभ हानि हमेशा एसपी पर, प्रतिशत के लिए 100% से गुना। चलो 5 से काटे 5 बार में, 5 से काटे 20 बार में, बहुत बढ़िया, 20% की हानि होगी। और एग्जाम में ना ऑप्शन जब दिया जाएगा तो देगा 20% हानि, 20% लाभ, 25% हानि, 25% लाभ, ऐसे देगा। तो एग्जाम में देख कर मारना ठीक से, है ना? अब चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो एसएससी जीडी वाला तो कर दिया लाइक, यूपी पुलिस वाला, वो एगो राम मनोहर जो कल उल्टल था, दरोगा बेचारा दारू पीकर रोड पर अयोध्या में, उसको सब वीडियो बना रहा था, वो वाला पुलिस बनिएगा कि रोड पर दरोगा बनल है, उल्टल रे कौन रे, ऐसे करोगे? और कहेगा कि हम लगते हैं पीले, हम पियक्कर लग रहे हैं तोरा। सुनो, अब जरा ध्यान दीजिए, एगो बात बताइए, अगर 25% लाभ हो रहा है, इस 25% लाभ का क्या मतलब होता है जानते हैं? 25% लाभ का क्या मतलब होता है? 25% का मान होता है 1/4, 25% का मान होता है 1/4। लाभ अगर वस्तु का स्पेशल केस है तभी आप कहिएगा कि विक्रय मूल्य पर, एसपी पर प्रतिशत लाभ हानि होता है। सुनो, लेकिन ऐसे समझना है कि सब क्रय मूल्य पर लाभ हानि होता है। तो 25% लाभ का मतलब हुआ कि ये क्रय मूल्य अगर 4 है तो उस पर प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है आपको 1 का।
तो अगर हम एसपी कहें तो कितना कहोगे आप? एसपी कहोगे 4,1,5 ये कहोगे आप। बात है समझ में? यानी अगर मैं ये कहूं कि हम क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और प्रॉफिट इन तीनों का रेशियो लिखना चाहे 25% लाभ होने पर, तो आप कहोगे सर नीचे जो होता है ना क्रय मूल्य होता है 4 रुपया पर 1 रुपया लाभ, तो क्रय मूल्य अगर 4 रुपया तो लाभ 1 रुपया, तब बेचे होंगे 5 में। मेरे भाई अगर आपको दे दिया मान लो 400 रुपया क्रय मूल्य, 400 रुपया क्रय मूल्य, और कह देगा कि 25% लाभ हुआ, तब विक्रय मूल्य क्या? तो 4 का मान 400, 5 का मान 500, 1 का मान 100। यही बात तो हुआ, 400 100 हो गया 500। आप ऐसे भी कह सकते हैं। अब मान लीजिए ऐसा भी बोल सकते हैं 400 रुपया अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 400 रुपया, और बेचने पर होता है लाभ 25% का, बेचने पर लाभ होता है 25% का, तब वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? या तो उस तरीके से निकाल सकते जैसे अभी बताया, या आप ऐसे कहना कि हमेशा क्रय मूल्य 100% होता है, क्रय मूल्य 100% होता है। किसी भी वस्तु का खरीद रेट, जिस रेट से आपने खरीद के लाया है वो 100% का मान है। अब सुनो 100% का मान है तो एगो बात बताइए, यानी ये 400 रुपया कितना का मान है? 100% का मान है। 100 से भाग दे दिए तो 1% का मान हुआ। अब 25% लाभ प्राप्त करना है तब विक्रय मूल्य क्या होगा? कोई भी वस्तु का दाम अपने आप में 100% रहेगा। जितना लाभ कमाना चाहते हैं 100 में उतना जोड़ दीजिए, यानी आप 125% का मान निकाल लीजिए। 100% के मान से, चूंकि 100% का मान है 400, क्रय मूल्य होता है 100% का मान, 400 में 100 से भाग दिए 1% का मान, 125 का मान निकालना, इसीलिए 125 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 125 चौके कितना होता है? 500 होता है। ये बात आया समझ में आपको? ये बात आया समझ में कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। एक बात बताइए, अगर किसी वस्तु का कोई भी, अब देखो मैं आता हूं सवाल पर। अब चूंकि मैं चाहूंगा कि मैं अब सवाल कराऊं, तो देखो कैसे आप सवाल को बना पाओगे। हम इतनी सा बेसिक पढ़े, इतनी सा बेसिक, इसमें देखिए आप सवाल को कैसे गर्दा उड़ाएंगे। सवाल पूछे गए, आपके एग्जाम में आए हुए सवाल हैं। आजा। अरे बड़ा लेट लगा रहा है रे बाबू, अरे आओ न रे, ऐसी ठंडा में हालत खराब है। तो कैसे हो मेरे भाई? सब लोग ठीक हो? ये जब तक आता है तब तक आप एक बार लाइक का बटन तो दबा लीजिए। बताइए तो, अरे तुम लोगों का खुद का बदनामी हो रहा है। बताओ तुम लोग का अपना कोई रेपुटेशन है कि नहीं? तुम्हारा अपना कोई इमेज है कि नहीं? जब तुम एक लाइक के बटन नहीं दबा सकते, बताओ। बड़ा बेकार जमाना है जी, आजकल के लड़का सब तनको जो है ना भाव नहीं देता है। अरे बाबू रे, देख सवाल। अब पहला सवाल क्या कहता है? देखो सवाल नंबर 1, बहुत बढ़िया सवाल। ये कहता है एक वस्तु 255 रुपया में बेचने से 15% की हानि होती है। जब वस्तु 357 में बेची जाती है तो लेन देन का निवल परिणाम। अगर सोचिए 15% हानि हुआ, वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है मेरे भाई, वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है। अगर हानि हुआ आपको 15% का हानि हुआ, इसका मतलब कम में बेचे हैं, 15% का हानि हुआ, तब विक्रय मूल्य आपका कितना हुआ? 85% हुआ कि नहीं? अगर 100% वस्तु का क्रय मूल्य होता है, 100% वस्तु का क्रय मूल्य होता है, 15% की हानि हुई तो विक्रय मूल्य आपका 85%, यानी 100 से कम में बेचे। अगर 15% लाभ होता तो आप 115 में बेचते, यही बात होता और कोई बात नहीं होता। सुनो सुनो, अब कहता है एक वस्तु 255 में बेचने पर, ये 255 में बेचने पर तो ये विक्रय मूल्य है, 15% की हानि होती है तब विक्रय मूल्य हुआ 85%, यानी यह जो मान है ये 85% का मान है। अगर उस वस्तु का हम क्रय मूल्य पता करें तो 100% का मान निकालना होगा, यानी 100 से गुना।
85 से ये 3 बार में खत्म। कहने का मतलब कि 300 रुपया उस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। अब सवाल कहता है कि अगर उसको 357 में बेच देते हैं तो लेन देन का निवल परिणाम ज्ञात करिए। 300 के समान 357 में बेचेंगे, 57 रुपया का लाभ हो जाएगा। लाभ हो जाएगा 57 रुपया का मेरे भाई। लाभ 57 रुपया का किस पर निकालना है? क्रय मूल्य पर निकालना है। प्रतिशत लाभ हानि क्रय मूल्य पर निकालना है, क्योंकि ये अमाउंट का केस है, रुपया का केस है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से कट गया 19 बार में। आपका आंसर 19% हो गया लाभ। आपका आंसर 19% का लाभ हो गया। आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया मेरे भाई। बोलिए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अरे बताओ मुझे। अरे बाबू ये बताओ ना जी। अरे मनोहर कहाँ है रे? मनोहरा पढ़ाई लिखाई कर रहा है कि नहीं जी? हमारा तो एक नसीब के लेकर परेशानी में है, चिंता में है जी। देखो इस सवाल क्या कहता है? एक शर्ट का विक्रय मूल्य 440 रुपया से घटाकर 410 रुपया करने पर हानि में 4% की वृद्धि होगी। शर्ट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको शर्ट का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। जरा ध्यान दो मनोहर। एक शर्ट का विक्रय मूल्य 440 रुपया से घटाकर 410 रुपया करने पर हानि में 4% की वृद्धि हुई। हानि 4% बढ़ने का मतलब कि और घटा होना। हानि 4% बढ़ने का मतलब और घटा होना। ए भाई 440 रुपया के बदले 410 में बेचोगे, 30 रुपया के और घटा हुआ, जबकि 4% का और घटा हुआ, यानी 4% का मान 30 है तो 1% का मान कितना? 4 से भाग देने पर पता हो जाएगा। और अगर 100% का मान निकालना है तो 100 से गुना कर दो, वस्तु का क्रय मूल्य निकल जाएगा। सुनिए 4 से काटिए 25 बार में, 25 तिहाई 75, 750 रुपया। आपका आंसर ऑप्शन ए है मेरे भाई। आ रहा है बात समझ में? अरे जिंदगी से कैसा शिकवा, खुद से ही शिकायत है। आओ अगला सवाल देखो जी। अगला सवाल क्या कहता है, जरा ध्यान दो अगले सवाल को। तीसरा सवाल क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिए। सवाल कहता है एक व्यक्ति ने कुर्सी 580 रुपए में खरीदी। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना होगा? 580 में खरीदा था, इसका मतलब ये 100% का मान है। 100 से भाग दे दिए, 1% का मान हुआ। अरे वस्तु का क्रय मूल्य जो होता है 100% का मान होता है। 100% का मान होता है। 580 में खरीदा यानी 100% का मान है। 100 से भाग दे दिए तो 1% के मान हुआ। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना होगा? यानी 125 पर बेचना होगा। 125% का मान बताना है मेरे भाई। अब सुनो 25 चौका 100, 25 पच्चे 125, 4 से 4 एक कम 4, 1 4 चौका 16, 4 पच्चे 20, 145 पच्चे 25, 14 पच्चे 70 आ 2 72, 725 रुपया। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर। बहुत बढ़िया, क्या बात है। हमारे सभी स्टूडेंट एकदम गर्दा उड़ाए हुए हैं जी। अब देखो तो इस सवाल को जरा। जब गैरों से नजर मिलाते रहे, एक नजर हमने देखा तो क्या हो गया। ए बाबू, अरे देखो रे। रवि द्वारा खरीदी गई एक मेज का क्रय मूल्य 1600 रुपया था। रवि ने इस मेज को 10% की हानि पर बेचा। रवि ने मेज किस मूल्य पर बेची? एक मेज का क्रय मूल्य 1600 था, यानी ये 100% का मान था। कहता है 10% हानि पर बेचा तो विक्रय मूल्य
10% हानि पर बेचा तो 90% पर बेचा, यानी 90 का मान निकला। अच्छा, यहां प्रतिशत का चिन्ह लिखते हैं, यहां भी प्रतिशत से प्रतिशत कटिए जाता। अब बताओ, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 16 नामा 44 से 1 जीरो और 1440 आपका आंसर हुआ ऑप्शन ए। क्या बात है, क्या बात है। आ जाइए, आगे बढ़ जाइए, अगले सवाल को देखिए। 5वां सवाल कहता है, एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर रियान को 10% की हानि हुई। 12% लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। कहता है 450 में बेचने पर, तो ये 450 विक्रय मूल्य है। अब कहता है कि 10% की हानि हुई, इसका मतलब विक्रय मूल्य 90% हुआ, यानी ये भी विक्रय मूल्य और 90% विक्रय मूल्य, यानी 90% का यही मान था, तो 90 से भाग दिए तो 1% का मान हुआ। अब कहता है 12% लाभ अर्जित करने के लिए कितना पर बेचना होगा। 12% लाभ अर्जित करना है तो 112 पर बेच दीजिए, नए का विक्रय मूल्य हो गया 112। अब सुनिए, 0 से 0 काट दीजिए, 9 पचे 45, 500 और 12 पचे 60, 560 रुपया आपका आंसर ऑप्शन सी हो गया। तो दिक्कत तो नहीं है, बोलो, कोनो दिक्कत है? सुनो, अगला सवाल तो देखो। सवाल क्या कहता है, रवि ने एक कुर्सी 40% की हानि पर बेची। कुर्सी का विक्रय मूल्य 900 है, कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है। 40% हानि पर बेची, कुर्सी का विक्रय मूल्य 900 है, 900 विक्रय मूल्य है। 40% हानि पर बेचने का मतलब है कि विक्रय मूल्य 60% रहा होगा। अगर क्रय मूल्य निकालना है तो 100% का मान। 0 से 0 कटा 15 बार में, आपका आंसर हुआ 1500। ये तो कुछ पूछने वाली बातें नहीं है, इतना आसान तो दुनिया में कोई चीजें नहीं हुआ। बताओ आप ही, क्या इससे आसान दुनिया में कोई चीज था? तुम ही बताओ ईमानदारी से। 7 नंबर सवाल को देखो, कोई वस्तु 640 में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि हुई। रुक जाना, वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि हुआ है, ये बात बोला गया है, वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि हुआ है। अब कहता है वस्तु के क्रय मूल्य 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। सवाल आपको यह कह दिया कि 15% की हानि होती है, वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। 640 में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य का 15% हानि हुआ। ये 15% हानि हुआ विक्रय मूल्य का। 15% का मान आता है 3/20। कैसे जानते हैं? 15 ऊपर में लिखते हैं, 100 नीचे में लिखते हैं, 5 से काटते हैं 3 बार में, नीचे 20 बार में। कहने का मतलब विक्रय मूल्य पर बोला है 15% की हानि, तो ये इस बार विक्रय मूल्य दिया है और ये हानि दिया है, यानी लॉस दिया है। आप ही बताइए कि अगर लॉस 3 का बेचे हैं 20 में, तैयो 3 का लॉस हुआ, तो आप खरीद ले रहे होंगे 23 में, खरीद ले रहे होंगे 23 में। यानी कि अगर 20 यूनिट विक्रय मूल्य है, बेचने पर 3 गो का नुकसान हो रहा है, तो खरीद ले आप 23 में रहे होंगे, 23 यूनिट में। यानी आप कह सकते हैं कि ये 640 रुपया विक्रय मूल्य जो है, ये 20 का मान है, तब 20 से आप क्या किए, भाग किए, और आप अगर 23 से गुना कर देंगे तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकल जाएगा। 0 से 0 ही कट गया 32 बार में। अब देखिए 32 तिहाई 96 के 6 हासिल 9, 32 दूना 64 9 73, यानी 736 रुपया उस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। 736 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। कहता है कि 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा मेरे भाई? खरीद रेट 736, यानी अब हम कह सकते हैं ये 100% का मान है, क्योंकि क्रय मूल्य होता है 100%। तो 736 रुपया है 100% का मान, 100 से भाग दे दिए, हमको निकालना है 15% लाभ पर विक्रय मूल्य, यानी 115 का मान। तो अब चलिए 3 अंक का गुना आपको आता भी है, गुना करिएगा तो आ जाएगा 84 640, और 2 अंक बाद दशमलव दीजिएगा, आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया। क्लियर? चलो जी, कौन नहीं समझा सर? काहे नहीं समझे जी? काहे नहीं समझे बताइए।
चलिए, जो लोग नहीं समझे एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं। इस बार क्रयमूल्य पर नहीं बोला, बोला कोई वस्तु को 640 में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। वैसे तो रियल बात होता है कि क्रय मूल्य पर हानि होती है, लेकिन इस बार दे दिया है कि विक्रय मूल्य पर हानि होती है। तो सुनो, 15% की हानि विक्रय मूल्य पर, 15% की हानि विक्रय मूल्य पर। अब विक्रय मूल्य देखो, 15% की हानि, 15%, प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, काटे तो 3/20 हुआ कि नहीं बताओ। विक्रय मूल्य पर ही हानि है, यानी कि नीचे विक्रय मूल्य है, नीचे विक्रय मूल्य है, एसपी है, और ऊपर हानि है, ऊपर हानि है यानी लॉस है। कोई भी सामान आप ही बताओ ना, सीपी, एसपी और लॉस, आप बताओ कोई सामान तुम 20 में बेचे और लॉस हुआ 3 का, खरीद ले कितना में रहे होंगे, कितना में खरीद ले रहे होंगे? कहोगे सर 23 में, यानी यूनिट में यही हुआ 23, 20 और 3। 23 का सामान खरीदे रखे थे, 20 में बेच दिए तो 3 के लॉस होबे करेगा। मेरे भाई, आपको सोचना है कि ये 640 रुपया विक्रय मूल्य दिया था, तो ये 640 जो विक्रय मूल्य है, जबकि यहां विक्रय मूल्य कितना है जी 20, तब 20 से भाग दे दिए तो 1 यूनिट का मान निकल गया, यानी इस 20 यूनिट का मान 640, 1 यूनिट का मान निकल गया। अब 23 से गुना कर देंगे तो वो वस्तु का क्रय मूल्य पता चल गया। अब वो वस्तु का क्रय मूल्य पता चल गया, तब पता चल गया कैसे? 0 से 0 काटे, 2 से काटे 32 बार में, अब 32 तिहाई 96 के 6 हासिल 9, अब 32 दूना 64 9 73, 736 रुपया वो वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। अब बात खत्म, पीछे के बात से कोई मतलब नहीं। अब मतलब सिर्फ इतना है कि 736 तो खरीद रेट है ना। अब कहता है वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। अरे जब क्रय मूल्य पता है तो हो जाएगा। 736 में खरीदे हुए हैं तो 736 जो है 100% का मान हुआ, और 15% लाभ पर बेचना चाहते हैं यानी 115 का मान निकालना चाहते हैं, तो आपका आंसर 846.40 हो जाएगा। इसको गुना करके 100 से भाग लगाना है, यही तो होगा। हाँ, और का आया बात समझ में? अब आया समझ में कि नहीं ये बताओ, अब आया समझ में? ईमानदारी बताओ। अच्छा, रीजनिंग का क्वेश्चन टेलीग्राम पे नहीं आ रहा है, डलवाता हूं, बोलता हूं गुरुदेव को। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक विशेष लेन देन में 14.2/7% का लाभ हुआ। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना अंश है? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना अंश है बताइए? 14.2/7% का मान 1/7 होता है। परसेंटेज पढ़ाएं तो उसमें बताए थे कि याद रखना है, तुम नहीं याद रखते हो तो चलो याद रख लेना, लेकिन अभी समझा देता हूं मैं। देखो 7 से 14 में गुना, 14 7 98 या 2 100, 100/7, अब प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, 100 से 100 कट गया, 1/7। क्या बोला है? लाभ ना। 1/7 भाग लाभ हुआ। 1/7 लाभ का क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ कि 7 रुपया क्रय मूल्य होता है। लाभ तो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। अगर स्पेशल बोलेगा कि विक्रय मूल्य पर लाभ है तब मानिएगा उसको, नहीं तो 7 रुपया क्रय मूल्य है, प्रॉफिट 1 रुपया है। सोचिए, कोई सामान आप खरीदे हैं 7 में, उस पर प्रॉफिट आपका हो रहा है 1 का, तो बताइए आप बेच कितना में रहे होंगे? 7 रुपया के सामान है, 1 का प्रॉफिट कितना में बेचने पर होगा? कहोगे 8 में। तो सवाल कहता है क्रय मूल्य अब विक्रय मूल्य कितने अंश है? कहता है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितने अंश है? क्रय मूल्य के बारे में पूछा है, विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में पूछा है। कहता है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? तो क्रय मूल्य को ऊपर लिखना है, विक्रय मूल्य को नीचे लिखना है। 7/8 अंश है, 7/8 अंश है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और जो सी कह रहा है वो सुधर जाओ। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना अंश है? क्रय मूल्य 7 है, विक्रय मूल्य 8 है, विक्रय मूल्य बट्टा में चल जाएगा। आया बात समझ में? बहुत बढ़िया। आइए इस सवाल को देखिए। कविता किसी ड्रेस के लिए 800 रुपए मूल्य वाला कपड़ा खरीदती है, कढ़ाई और सिलाई पर 350 रुपया खर्च करती है। यदि वह ड्रेस के 20% लाभ पर बेचती है
तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। मेरे भाई कविता जो है 800 रुपए मूल्य वाला कपड़ा खरीदती है, तो इस 100% का दाम तो हुआ ही, लेकिन कढ़ाई और सिलाई पर 350 रुपया खर्च करती है। इस सब उसके क्रय मूल्य में ही हो गया। 8 3 1150, 1150 उसका टोटल क्रय मूल्य हो गया, यानी ये 100% का मान हो गया, ये 100% का मान हो गया। अब कहता है यदि वह ड्रेस को 20% लाभ पर बेचती है तब विक्रय मूल्य क्या होगा। ये 100% का मान है, 100 से भाग दे देंगे, 1% का मान हुआ। 20% लाभ पर विक्रय मूल्य पूछा है, 120 से गुना कर दीजिए। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। 115 को 12 से गुना करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 12 25 60 हासिल 6, 12 कम 12, 12 6 18 के 8 हासिल 1, 12 कम 12 आ 1 13, 1380। ऑप्शन डी यही हो गया 1380 इसका विक्रय मूल्य। क्या बात है, आज तो हमारे सारे स्टूडेंट भाई जवाब दे रहा है, फटाफट जवाब दे रहा है। इसका मतलब लगता है कि अब पढ़ता है भाई, लेकिन इनमें से कुछ ईमानदार नहीं है जी। जो ईमानदार नहीं है, सुनो अभी से ईमानदार बनो तो जल्दी, क्योंकि देखो अगर तुम अपने काम में अगर तुम ईमानदार नहीं हो, भगवान सबके देखते रहते हैं, भगवान सबके देखते रहते हैं कि कौन किस लायक है, वह जगह इसको भेजना है। पता है समझ में, कौन किस लायक है उसी जगह उसको भेजना है। दुनिया जाने ना जाने तुम्हारे बारे में, ईश्वर जानता है, तुम्हारे अंदर का ईश्वर तुम्हें जानता है कि तुम किस लायक है। हाँ, पसंद आता है तो लाइक करते रहना है। किसी वस्तु को 1500 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 1350 में बेचने पर प्राप्त लाभ का दुगना है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। एक बात बताइए, एक बात बताइए, किसी वस्तु को 1500 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 1350 में बेचने पर प्राप्त लाभ का दुगना है। कहता है 1500 रुपया में अगर बेचिएगा ना, 1500 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ 1350 में बेचने वाले लाभ से दुगना लाभ हो रहा है। मान लीजिए कि इतना में बेचे और इस पर x का लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो 1500 में बेचिएगा तो इस प्रॉफिट का दुगना प्रॉफिट होता है, यानी 2x प्रॉफिट होता है। बात को समझो, कहता है कि 1500 में बेचने वाला जो लाभ होगा, 1500 रुपया में बेचने पर जो लाभ होगा वो 1350 में बेचने वाले लाभ का दुगना लाभ होगा। अब बताओ, अगर विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे तो क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हो गया आपस में बराबर। दोनों क्रय मूल्य है तो हो गया आपस में बराबर। अब इसका यह मतलब हुआ मेरे भाई कि 2x उधर जाएगा तो प्लस 2x, उसमें से 1x बच जाएगा। अब 2x जाएगा तो 1x बच जाएगा। 1350 1500 में से आकर घट गया, कितना हुआ 150, यानी x का मान 150 हुआ, यानी x यहां प्रॉफिट था आपका। x क्या था? प्रॉफिट था। अब बताइए, अगर आप चाहते हैं उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना, तो आप जानते हैं ना कि 1350 में अगर कोई वस्तु बेचे हैं तो x का प्रॉफिट हुआ था, ये विक्रय मूल्य था, ये प्रॉफिट था, ये विक्रय मूल्य था, ये प्रॉफिट था। विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट घटा दिए क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट घटा दिए क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य को आपस में बराबर किए तो x का मान 150 आया। अब 1350 में बेचने पर x का प्रॉफिट है, तो जो प्रॉफिट है उसको निकाल दीजिए। खरीद रेट पता चल गया कितना? 1200। खरीद रेट कितना? 1200। आपका आंसर ऑप्शन ए हुआ। आप चाहें तो यहां से भी निकाल सकते थे कि 1500 में कोई सामान बेचते हैं तो 2x का प्रॉफिट होता है, 1x का मान 150, 2x का मान 1.5 दूना 300। अरे भैया 1500 में से 300 घटा दोगे, 1200 ना हो जाएगा क्रय मूल्य? 1200 क्रय मूल्य ना हो जाएगा? बताइए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब ऐसे सवाल को बनाने का एक और टेक्निक बता देता हूं मैं। आपको कुछ नहीं करना है, दूगो विक्रय मूल्य दे दे या विक्रय मूल्य का अंतर दे दे, लाभ हानि बोल सकता है, एक बार लाभ एक बार हानि, कुछ भी बोल सकता है। यहां कहा कि 1500 में बेचने पर 1350 में बेचने पर प्राप्त लाभ का दुगना लाभ होता है। कहता है कि 1500 में बेचने पर 1500 में बेचने पर जो लाभ होता वो 1350 में बेचने वाले लाभ से दुगना लाभ है, यानी 2x लाभ है। ये दोनों लाभ है, ये दोनों क्या है? इस बार लाभ है, दोनों लाभ है ना।
आपको सिर्फ लिखना है, एक रंग तो घटा देना है, एगो एक्स, इधर वाला का हमेशा अंतर, हमेशा अंतर, विक्रमुल का हमेशा अंतर, इसका हमेशा अंतर लिखना है, इसका हमेशा अंतर लिखना है। तो अंतर कितना का आ गया? सिर्फ 150 का। बस x का मान 150 हुआ। आपको वस्तु का क्रयमूल्य निकालना है। 1350 में बेचने पर x का लाभ यानी 150 का लाभ, तो खरीदे रहे होंगे 1200 में। यहां से भी निकाल सकते हैं 1500 में बेचने पर 2x का लाभ यानी 300 का लाभ। 1500 में से 300 घटा देंगे 1200 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए सर एएलपी के बारे में कुछ बोलिए। हम क्यों बोले कुछ? ये रेल मंत्री न बोलेंगे जी। आइए तो देखिए तो इस सवाल को। कहता है कोई दुकानदार 1450 रुपया प्रति कुर्सी के दर से 10 कुर्सी खरीदता है। आए जो लड़का 9 नंबर वाला सवाल नहीं समझा होगा यहां समझेगा अभी। देखो कहता है कोई दुकानदार 1450 रुपया प्रति कुर्सी के दर से 10 कुर्सी खरीदता है और भाड़े पर 600 रुपया खर्च करता है। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्रत्येक कुर्सी को कितनी कीमत पर बेचना चाहिए? प्रत्येक कुर्सी को कितने कीमत पर बेचना चाहिए? सवाल तो आराम से बन जाएगा जी। 1450 रुपया प्रति कुर्सी के दर से 10 कुर्सी खरीदता है, तो एक कुर्सी कितना में खरीदा? 145 में। है कि 10 कुर्सी 1450 रुपया प्रति, अच्छा नहीं, 1450 रुपया प्रति कुर्सी है। एक कुर्सी 1450 का है, 10 कुर्सी खरीदता है और भाड़े पर 600 रुपया खर्च। भाड़ा पर अगर 600 खर्च हो रहा है, भाड़ा पर अगर 600 खर्च हो रहा है तो 10 कुर्सी का भाड़ा 600 है, एक कुर्सी का भाड़ा 60 रुपया, एक कुर्सी का खरीद रेट इतना, भाड़ा है 60 रुपया, तो 1510 रुपया टोटल लागत मूल्य हो गया। टोटल क्रय मूल्य हो गया एक कुर्सी का। लागत मूल्य एक प्रकार का क्रय मूल्य ही होता है। लागत मूल्य एक प्रकार का क्रय मूल्य ही होता है। तो 1510 रुपया एक कुर्सी का टोटल क्रय मूल्य हुआ। अब कहता है कि अगर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्रत्येक कुर्सी को कितने कीमत पर बेचना चाहिए? सुनो सुनो, 1510 रुपया है, 1510 रुपया है जी। 1510 रुपया एक कुर्सी के 100% कीमत का मान है, क्योंकि लागत मूल्य एक प्रकार का क्रय मूल्य ही होता है। लागत मूल्य इसी को कहते हैं। क्रय मूल्य में जो एक्स्ट्रा खर्च आएगा उसको जोड़ देने पर जो आता है वही लागत मूल्य है। तो इस 100% का मान है। आपको निकालना है 10% लाभ पर विक्रय मूल्य यानी 110% का मान। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। 10% लाभ प्राप्त करने उससे प्रत्येक कुर्सी को कितनी कीमत पर बेचना चाहिए? हमने कुछ गड़बड़ कर दिया। ओ 2 जीरो से 2 जीरो काटे कहां हम हैं? 2 जीरो से 2 जीरो काटे कहां? अब ठीक है, 11 से गुना करना है। 151 को 11 से गुना, 11 से गुना का टेक्निक सीख लो भाई। 11 से गुना करने का टेक्निक सीख लो। तो 1 को 1 के लिखना है, 1 इकाई 1, उसके बाद 1 का 5 6, फिर 5 आ 1 6, और फिर 1 को आगे कोई नहीं है तो सिर्फ 1 उतार दो। 1661 हुआ। आपका आंसर हुआ 1661। आया समझ में? बहुत बढ़िया। अब देखिए इस सवाल को कौन बना पाएगा? एक पेन को 26 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को पेन के क्रय मूल्य के 1/4 1/14 भाग के बराबर हानि होती है। पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य के 1/14 हानि होता है यानी लॉस होता है, लॉस होता है। एक बात बताओ, विक्रय मूल्य निकाल सकते हो? हाँ, क्रय मूल्य का 1/14 भाग के बराबर क्या होता है? हानि होता है। 1/14 हानि होने का क्या मतलब? अगर क्रय मूल्य 14 है तो लॉस उसका 1 है। अगर कोई सामान उसने 14 में खरीदा है, लॉस उस पर 1 का होगा। कब? कितना में बेचने पर? 14 के खरीद ले हैं, 1 का लॉस तभी होगा जब 13 में बेचोगे। और यहां पर कह दिया एक पेन को 26 रुपए में बेचने पर, यानी पेन का विक्रय मूल्य पता है। अरे पेन का विक्रय मूल्य पता है 26 रुपया, तो 26 रुपया पता है, 13 का दुगना होता है 26, तो इस सब का दुगना हो जाएगा, सभी रेशियो आपस में दुगना हो जाएगा। 14 दूना 28 रुपया हुआ। उस वस्तु का क्रय मूल्य 28 रुपया हुआ। ऑप्शन बी हो गया, उस पेन का क्रय मूल्य 28 रुपया हो गया।
अगर आपसे पूछता लॉस कितना का हुआ तो 28 और 26 में 2 का अंतर, ऐसे भी दुगना हुआ, ये दुगना हुआ तो ये भी दुगना होता, 1 का दुगना 2 ये होता है ना। चलिए बहुत बढ़िया। आज 12 बजे से मेरे दोस्त, आज 12 बजे से यूपी पुलिस का स्पेशल बैच लेकर आ रहा हूं, जिसमें पीछे पूछे गए सभी यूपी पुलिस के जितने भी एग्जाम, उनके सारे क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं। सुनो तो आपको पूरे सेट चलेगा, सेट प्रैक्टिस सेट चलेगा। और चूंकि उसमें टाइम ज्यादा है नहीं, आपके पास 1 महीना से भी अब कम समझ लो, तो यूपी पुलिस का दोपहर 12 बजे से प्रत्येक दिन क्लास शुरू होगा। हाँ, अगर तुम बिहार एसएससी एसएससी जीडी वाले हो तो भी कर सकते हो, मैथ का कॉन्सेप्ट वही रहता है, लेकिन स्पेशल क्लास मैं उसका पढ़ाने वाला हूं आज 12 बजे से। अब देखो सवाल क्या कहता है, कहता है सुलेखा 240 रुपए में 36 किलोग्राम चीनी खरीदती है, वह चीनी को 10 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचती है। 5 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। 5 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए, जल्दी से बताइए तो। हाँ, सुलेखा 240 रुपया में 36 किलोग्राम चीनी खरीदती है और 10 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचती है। अच्छा, 10 किलो चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ का क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ कि जितना पैसा में वो 36 केजी खरीदती है ना, उतना पैसा में वो 26 केजी बेचती है। यानी वो बेचती है सिर्फ 26 केजी चीनी। 26 केजी चीनी बेचती है कितना पैसा में जानते हैं? 1040 रुपया में, तब ना उसको लाभ होगा। 1040 में लाई 36 केजी खरीद के, और 10 केजी चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर अगर लाभ प्राप्त करना है, इसका मतलब बेचते टाइम 26 केजी बेच देगी 240 रुपया में। तो 240 रुपया में 26 केजी बेची तो 1 केजी का कीमत कितना होगा? तो 1 केजी का कहोगे सर 240 में 26 से भाग दे दीजिए, 1 केजी का हो जाएगा। पूछा है 5 केजी का बताइए विक्रय मूल्य, तो 5 से गुना हो गया। 5 केजी का विक्रय मूल्य बताइए। 5 केजी का विक्रय मूल्य 26 से काटिएगा, 26 चौके 40 पच्चे 200। 5 केजी का 200 दाम हुआ। आपका आंसर ऑप्शन सी हुआ। मुझे उम्मीद है कि मेरे सभी छात्र इसको आसानी से बना पा रहे होंगे, है ना। तो क्या चाहते हैं आप लोग? प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल आगे चले। देखिए तो इस सवाल को, रजनी ने 22,500 में एक एलईडी टीवी सेट खरीदा, इसके परिवहन पर 800 रुपए और इसको लगवाने पर 1000 रुपए का व्यय किए। 20% का समग्र लाभ अर्जित करने के लिए उसे इसको किस कीमत पर बेचना होगा? इसके मैं ना 2 क्लास ही कराऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा। देखो मैं तो पूरा सीजीएल लेवल तक आपको पढ़ा दे रहा हूं, यहाँ पे आगे चलेगा क्वेश्चन, लेकिन उतना नहीं पढ़ाएंगे हम। आपको जो टाइप आपके एग्जाम में आता है उस लेवल का करा देते हैं। इसका लेवल 1 और चलाते हैं, ठीक ना, एक लेवल और। तो ये लेवल 1 में है आपका, ये सब समझ लो। ये लेवल 1 आपका चल रहा है, लेवल 1 चल रहा है। अगला लेवल 2, लेवल 2 एक क्लास इसका और लेके आते हैं। तो क्या होगा ना कि और सारे जितने सवाल, अभी बहुत टाइप के कुछ सवाल है, उसमें ज्यादा से ज्यादा टाइप हम करवा दे कि 1 को आपसे नहीं छूटे। हाँ सर आप पटना में है क्या? हाँ बिल्कुल पटना में ही है। तो इसका एक क्लास और कम से कम कर लीजिए, उसके बाद हम लोग ना मिसलेनियस क्वेश्चन चल देंगे, सेट बनाना शुरू कर देंगे। अब आ जाओ, रजनी क्या करती है कि 22,500 रुपए में एक एलईडी टीवी सेट खरीदा, उसने इसके परिवहन पर 800 रुपया, इसको लगवाने पर 1000, तब 20% समग्र लाभ अर्जित करने के लिए उसे इसको किस कीमत पर बेचना होगा? तब पहली बात कि 22,000 और 1000 23,000, 24,300, 24,300 उसका टोटल लागत मूल्य हो गया। ये 24,300 उसका टोटल लागत मूल्य हो गया। 24,300 टोटल लागत मूल्य यानी 100% खर्चा हो गया। 100% उसका दाम यही है। 20% का समग्र लाभ अर्जित करने के लिए उसे इसे किस कीमत पर बेचना होगा? तो ये खुद है 100% का मान 100 से भाग दे दिए, और 20% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 120% का मान निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, अब गुना, जीरो तो रहबे करेगा। अब देखो 3 से 12 को गुना करते, 12 तिया 36 हासिल 3, 12 चौकिया 48, 48 आ 3 51, 51 के 1 हासिल 5। अब देखो 12 दूना 24, 24 आ 5 29,
29,160 रुपया में 29,160 रुपया में बेचना होगा। बात आए समझ में? अब देखो तो जरा, मैं ना एक सवाल और मैं इस टाइप का करवा लूं। अच्छा देखो, इस सवाल में कोनो ज्यादा दम नहीं है। देख लो, राधा 10,000 रुपए में कंप्यूटर टेबल और 5,000 रुपए में सेंटर टेबल खरीदती है। कंप्यूटर टेबल को 8% लाभ पर बेचती है। पूरे लेन देन पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए सेंटर टेबल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा? कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा? कहता है कि राधा जो है 10,000 रुपए में कंप्यूटर टेबल, 5,000 रुपए में सेंटर टेबल खरीदती है। कंप्यूटर टेबल पर 8% इस पर कमाली है लाभ। अब पूरे का चाहती है, पूरे लेन देन पर 10% लाभ, यानी कुल लाभ वो कितना कमाना चाहती है जानते हैं? कुल लाभ की चाहत है उसे पूरे का 10%। पूरे का 10% यानी 15,000 का पैसा, तो 15,000 ना खर्च कर दिया जी, 15,000 का वो 10% चाहती है। 15,000 का 10% यानी 1,500 रुपया लाभ चाहती है। उसको इस पर मिल गया है 8% का लाभ। कंप्यूटर टेबल पर 8% का लाभ, यानी लाभ तो उसको 800 हो ही गया था, उसको लाभ हो गया है 10,000 का 8%। 10,000 का 8% यानी 800, तो बचा कितना? 700। अब ये जो 700 लाभ कमाना है उसको, वो कमाना है अब 5,000 पर सेंटर टेबल पर। तो इस 700 रुपया का लाभ कमाना है 5,000 का जो सेंटर टेबल है उस पर। प्रतिशत के लिए 100% से गुना, बताइए ना, 2 जीरो से 2 जीरो तो उड़िए गया, 50 दूना 100 होइए गया, तो 7 दूना 14% आइए गया, तो ऑप्शन डी होइए गया। ऑप्शन डी आपका आंसर है मेरे भाई, ये ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, सुनो, इस सवाल को कर लोगे तुम लोग? बता दो जरा, बताओ। सवाल देखो थोड़ा सा ना चेंज है, खतरनाक सवाल है। एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 4/5वें भाग पर बेचता है, उसे 3.1/3% की हानि होती है। यदि वह वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। पहली बात, एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 4/5वें भाग पर बेचता है, यानी एमआरपी के 4/5वें भाग पर बेचता है। 4/5वें भाग पर बेचता है, 4/5वें भाग पर बेचता है, यानी 5 रुपया एमआरपी है, उस पर 4 रुपया लेकर बेच देता है। यानी 5 रुपया एमआरपी है तो वो 4 रुपया में बेच देता है। इसका यही मतलब हुआ। आगे समझिए, इस सवाल में रुपया नहीं दिया हुआ है। 100 मानिएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा झुट्ठो के। अब देखिए काहे खराब होगा, उसका टेक्निक हम बताते हैं और आसानी से कैसे बनाओगे। कहता है बेचने पर, अच्छा एमआरपी हुआ 5 तो विक्रय मूल्य हुआ 4। आप इसको बढ़ा घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, रेशियो में है। इसको 500, इसको 400, इसको 50, इसको 40, इसको 5,000, इसको 4,000, इसको 5 लाख, इसको 4 लाख बोल सकते हैं। ये रेशियो है, कोई दिक्कत नहीं है रेशियो पे, समान गुना करो। अब कहता है 3.1/3% की हानि हुई, तो 3 तिहाई 9 1 10, 10/3% की हानि हुआ। 10/3% की हानि हुआ, इसका मतलब 1/30 हो गया, यानी 30 रुपया पर 1 रुपया का हानि। अरे 30 रुपया पर 1 रुपया का हानि, इसका मतलब 30 में 1 घटा दो तो 29/30 हुआ। इसका मतलब कि क्रयमूल्य 30 हुआ तब विक्रयमूल्य 29 हुआ। विक्रयमूल्य कितना हुआ? 29 हुआ। अब हमको क्या करना चाहिए जानते हैं? हमें यह करना चाहिए, आप चाहो तो इसमें समान संख्या से किसी से भी गुना कर सकते हो, पर अगर आप चलते हो बेसिक रूल से तो इसमें बहुत चलेगा। क्या जानते हैं? इसमें यह चलेगा पूरा दशमलव वाला कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, उससे बचना है ना, तो समान संख्या से गुना करो। तो हम जानते हैं कि 29 बड़ी खतरनाक है ना, 29 से इसको भी गुना कर देते हैं और 29 से इसको भी कर देते हैं। 29 से, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, 19 लिख दिया। 29 से दोनों को गुना कर लेते हैं, 29 से इसको भी और 29 से इसको भी। इससे फायदा क्या हुआ देखो, 29 पचे 9 पचे 45 के 5 और 5 दूना 10 और 4 14, यानी ये अगर 145 रुपया एमआरपी होगा तो 9 चौके 36 के 6 हासिल 3, 4 दूना 8 और 3 11, 116 विक्रय मूल्य हुआ। अगर एमआरपी 145 है तब विक्रय मूल्य 116 है। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि इतना तो हानि हुआ, 1/30 का हानि हुआ है। यदि वह वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करे। मेरे भाई
पहले वस्तु का क्रयमूल्य पता होना चाहिए। पहले वस्तु का क्रयमूल्य पता होना चाहिए। कैसे निकालोगे? तो 116 यहां विक्रयमूल्य है, 116 विक्रयमूल्य है, 116 विक्रयमूल्य है, जबकि विक्रयमूल्य कितना था? विक्रयमूल्य यहां 29 है। तब विक्रयमूल्य 29 है तो 29 से भाग दे दिए। क्रयमूल्य कितना है? तो 30 है, 30 से गुना कर दिए। अगर मैं इसको 30 से गुना कर दिया तो 30 से गुना कर दिया तो उस वस्तु का क्रयमूल्य निकल गया। कहा है कि विक्रयमूल्य 116 जबकि विक्रयमूल्य है 29, तो 29 से भाग दिए, 1 यूनिट का मान 30 से गुना किए तो 30 यूनिट क्रयमूल्य है। इन 29 से इसको काटते हैं तो 4 बार में, यानी 30 चौका 120। वस्तु का क्रयमूल्य 120 है, वस्तु का एमआरपी 145 है, खरीदा हुआ 120 में है, पहले बेचे थे 116 में। अब कहता है कि जरा बताइए, अगर हम एमआरपी पर बेचेंगे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? अगर आप एमआरपी पर बेचिएगा तो 120 रुपया में खरीदा हुआ है, 145 में बेचिएगा, तब बेचिएगा तब 25 रुपया का आपको क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। 25 का लाभ कितना पर? 120 पर। प्रतिशत के लिए 100% से गुना। मेरे भाई काटिए, 20 छके 20 से 20 पचे 100, 25 पचे 125, 125 बटा 6%। अब देखिए किसके निकटतम जा रहा है, तो 20 छके 20 से लगभग 21% के नजदीक चल जाएगा, 21% के नजदीक हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा, ए नहीं होगा। 21% के आसपास आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आया बात समझ में? आप ये काम करेंगे तो ही आप आसान तरीके से बना सकते हैं। अगर इसका बेसिक देखिएगा तो आप पागल हो जाइएगा। सुनो, मैं कहता हूं कि कुछ सवाल, हाँ जैसे इस टाइप के सवाल, इस टाइप के सवाल आप बना दोगे 75, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। 2-3 सवाल इसको करते हैं, फिर हम गुरुदेव को बुलाते हैं। और सुनो, तुम लोग बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो। जो भी विद्यार्थी भाग जा रहा है ना, रीजनिंग का क्लास नहीं कर रहा है, तुम बहुत मिस्टेक कर रहे हो। बाद में जब तुम 2-4 नंबर से जब फेल करोगे ना, तो तुझे अफसोस होगा कि इतना आसान तरीके से सर पढ़ा रहे थे, अरे मेरे गुरुदेव हैं, मुझे पढ़ाया उन्होंने। हम देखते हैं कि तुम लोग का 1 घंटा में कमर दुखने लग जाता है, 1000 विद्यार्थी फरार हो जाते हो। कहाँ जाते हो? क्या करते हो उतना देर? कुछ नहीं करता होगा तू। समय निकालो अपने लिए। बस ये 6 महीने में, 6 महीना अब कहाँ, तुम्हारे पास तो समय नहीं है। यही बचलावा समय में सब कुछ कर देना है। देखो इस सवाल को देखो, 75 वस्तु का विक्रय मूल्य 60 वस्तु के कहता है क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत। 75 वस्तु का विक्रय मूल्य 60 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी खरीदे होंगे 60 वस्तु, अब बेचे होंगे 75 वस्तु। तब बेचे होंगे जितना पैसा में 75 वस्तु ना, उतना पैसा में खरीदे हैं 60 वस्तु। खरीदे 60 गो, बेच दिए 75 गो, तब 15 गो हानि हुआ। 15 गो के हानि किस पर? 75 पर। प्रतिशत के लिए 100% से गुना। बोलिए 15 पचे 75, 5 से काटे 20 बार में, तो 20% की हानि हुई। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने इसको बना दिया। इसको बना सकते, एक वस्तु उसके क्रयमूल्य से 4/3 गुने मूल्य पर बेचा गया, लाभ का प्रतिशत ज्ञात करिए। बना लीजिए इसको। एक वस्तु को उसके क्रयमूल्य के 4/3 गुने मूल्य पर बेचा गया, वस्तु के क्रयमूल्य के 4/3, यानी क्रयमूल्य उसका नीचे वाला है 3, तो विक्रयमूल्य कितना है? विक्रयमूल्य है 4, तो लाभ कितना का? 1 का। कितना पर? 3 पर। प्रतिशत के लिए 100% से गुना, 33.1/3%। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा इस सवाल का। अब बताओ, चलो आज की सवाल को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग कल, ठीक ना? कल मिलते हैं। लेकिन देखो इस सवाल भी तुम एगो करिए लो यार, नहीं तो तुम्हारा ये छूट जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। अब क्या है ना, एक सवाल और कर लेते हैं। 30 वस्तु का क्रय मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ 25% है, तो x का मान बताइए। 30 वस्तु का क्रय मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, रहने दो कल देखेंगे। और लेवल 2 कल रहिएगा आप लोग, सब लोग आगे यहां से शुरू करेंगे और लेवल 2 करेंगे। लेवल 2, तो लेवल 2 में क्या करना है? लेवल 2 में हम यहीं से शुरू करेंगे और कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी हम कल शामिल करेंगे। आज जो भी पढ़ाएं वो क्वेश्चन कल नहीं रहेगा, ठीक ना? आज जो पढ़ाएं वो क्वेश्चन कल नहीं रहेगा, आपको कल रहेगा सारा
नया क्वेश्चन, नए टाइप, और सारे टाइप कल खत्म कर लेंगे। और उसके बाद 2 दिन में जब एक चैप्टर खत्म हो जा रहे रे भाई, 15 गो 16 गो चैप्टर पढ़ना है, यानी पूरा पढ़ाई मैथ का जो है ना तुम्हारा 30 से 32 दिन का है। 30 से 32 दिन अगर तुमने मेहनत कर दिया ना तो कुछ नहीं छूटेगा। चलिए गुरुदेव को बुलाते हैं और आगे की क्लास आप लोग करें। और प्रॉफिट एंड लॉस का लेवल 2 कल जरूर देख लीजिएगा, क्वेश्चन अच्छे लेवल के भी होंगे। आज भी आपको पढ़ के मजा आया। ओके, आज पुनः एक और सेट के साथ हम आपके पास हैं। पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। बिहार एसएससी और एसएससी जीडी को लेकर के हम लोग चल रहे हैं और इस कड़ी में काफी सारा सेट हम लोगों ने किया है। आज पुनः हम सभी लोगों का गुड मॉर्निंग कमेंट में देख पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके अभिवादन को स्वीकार करते हैं और तुरंत काम में लगते हैं। आप सेट पर ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। किसी तरह का परेशानी होने पर कमेंट में आप जरूर करिएगा, अगर जरूरत पड़ा तो उसको रिपीट करेंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। ये सेट नंबर 10 आज आपके सामने है। ये देखो, रीजनिंग में एक क्वेश्चन ऐसा अक्सर आपको देखने को मिलेगा। एक थाली में 4 दोस्त एक साथ खाते हैं तो 20 मिनट लगता है। यदि ये सभी अलग अलग थाली में खाएंगे तो कितना मिनट लगेगा? तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन ये होता है, क्योंकि ये कोई मैथ नहीं है कि एक बार 20 मिनट लगता है तो अलग अलग में कुछ कम या ज्यादा लग जाएगा। इसका सीधा सेंस ये है कि आदमी जो खाता है वो साथ और थाली के वजह से टाइम नहीं लगता है, उसको खाने का टाइमिंग और पेट भरने की वजह से टाइम लगता है। तो एक आदमी चाहे चारों साथ मिलकर के खाए या सिंगल अलग होकर के खाए, वो तो खाएगा अपने ही पेट में ना, इसलिए वो अलग भी खाएगा तो 20 मिनट ही टाइम लगेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 20 मिनट हुआ। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। ये तो एक पहेली नुमा क्वेश्चन था। ये देखिए, ये 2 से 7 तक का ये डाटा पर आधारित क्वेश्चन है आपका। हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देख लेते हैं कितना बड़ा डाटा है, उसके हिसाब से ओके हम किस पेज पर इसको बनाएं। तुरंत हम इसको करने जा रहे हैं क्लियर। पहले हम ये आपको कोशिश करते हैं समझाने का कि डाटा वाला क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे। कई बार डाटा बनाए भी हैं, तो इसमें न जैसे ही आप पढ़ते हैं MTD, तो एक एक पढ़ना नहीं है, देख लेना है 3 3 6 एक 7 लोग हैं, 7 विद्यार्थी है जो 3 विभिन्न कॉलेज 1 2 3 में पढ़ता है। ऐसे ये इंफॉर्मेशन दे दिया, आदमी 7 कॉलेज 3, 7 आदमी को पढ़ना है, 3 कॉलेज में पढ़ेगा। बहुत ध्यान से सुनते रहोगे, हम इसका थोड़ा बेसिक डिस्कस कर रहे हैं। तो 3 कॉलेज में 7 आदमी पढ़ेगा, तो इसका मतलब एक कॉलेज में ज्यादा पढ़ेगा तब ना 7 पढ़ पाएगा। इसका भी आगे ये क्लियर कर दे रहा है। क्या करता है, कहता है इस प्रकार पढ़ते हैं कि कम से कम 2 एक कॉलेज में पढ़ते हैं। देखो क्लियर कर दिया, कम से कम पर नजर रखोगे, एक कॉलेज में कम से कम 2 पढ़ता है, मतलब एक कॉलेज में 3 भी पढ़ सकता है, लेकिन एक कॉलेज में एक ही आदमी पढ़ेगा ऐसा नहीं होगा।
एक कॉलेज में मिनिमम 2 पढ़ेगा, तो पहले थॉट क्रिएट होने दीजिए अपने माइंड में। एक कॉलेज में अगर मिनिमम 2 पढ़ेगा तो 3 ठो कॉलेज है, आदमी 7 है, तो सोच लो पहले, पहला कॉलेज में 2 आदमी अगर पढ़ा, दूसरा कॉलेज में 2 आदमी पढ़ा, तो 4 आदमी पढ़ लिया और 7 आदमी है। एक कॉलेज में मिनिमम 2 पढ़ना है, तो तीसरा कॉलेज में 3 आदमी न पढ़ेगा। मतलब अभी से ही यह स्पष्ट हो गया कि किसी एक कॉलेज में 3 आदमी पढ़ेगा, अब बाकी बचे हुए 2 कॉलेज में 2-2 आदमी पढ़ेगा। ये इसका सेंस हुआ, इसको स्टोर रखिएगा माइंड में। और ये अलग अलग विषय, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, ये सब स्पीड में पढ़ जाना है। विषय याद नहीं रहेगा आपको तो इसको स्पीड में पढ़ लेंगे। अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान पढ़ता है। ये स्टोरी हो गया। अब यहां से सॉल्व करने वाला डाटा है, ये लिख देता है कि जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, मतलब पहला पढ़ेगा दूसरा पढ़ेगा, पहला विषय दूसरा पढ़ेगा दूसरा विषय, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए MTD, FH, RW, ये 7 लोग हैं। MTD, अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं यहां से। MTD, FH, RW, MTD यहां से बनाएंगे हम इसको, ध्यान दीजिएगा। अब देखो जैसे ही 7 आदमी पढ़े तो 7 आदमी का नाम लिख दीजिए क्रमशः, MTD, FH, RW, ये 7 आदमी है। ऐसे इंडिकेट कर दिए, ध्यान से देखते रहोगे। अब इसमें क्या करेंगे, एक तरफ हम कॉलेज को लिखेंगे, तो कॉलेज क्या क्या है, कॉलेज है 1 2 3, कॉलेज का नाम है 1 2 3। अब विषय है, अंग्रेजी है, इतिहास है, हम विषय को भी यहां इंडिकेट कर लेते हैं। देखिए विषय हमारा है अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान। अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान। अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, गणित, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, गणित। तो ये आगे भी मिलेगा हम लोगों को ऐसे, देखो यहां इंडिकेट कर देते हैं, अंग्रेजी, इतिहास, ई फॉर इतिहास, भू फॉर भूगोल, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान। ये 7 विषय को इसमें फिट बैठाना है। किसके साथ कौन सा विषय आएगा और किसके साथ कौन सा कॉलेज आएगा। कॉलेज के मामला में है कि एक कॉलेज में मिनिमम 2 रहेगा, अर्थात किसी एक कॉलेज में 3 रहेगा, अब बाकी 2 ठो कॉलेज में 2-2 रहेगा, तो 7 पढ़ लेगा। अब देखो यहां है डी का पसंदीदा विषय भौतिक है, बस यहां से बनाना शुरू कर देना है। डी के सामने भौतिक लिखे, इतना से क्लियर हो गया। और वह केवल कॉलेज 2 में, और वह कॉलेज 2 में केवल M के साथ अध्ययनरत है। ये कॉलेज 2 में है और M के साथ, मतलब कि M भी कॉलेज 2 में है। ध्यान दिए रहिएगा, यहां जो ये केवल शब्द लिखा है, तो केवल का मीनिंग हो गया कि डी कॉलेज 2 में है और डी के साथ एक ही व्यक्ति और है जो कॉलेज 2 में है, मतलब कॉलेज 2 में इसके अलावा और कोई अन्य नहीं है। अब जो भी बच रहा है TFHRW, ये कॉलेज 3 में रहेगा या कॉलेज 1 में रहेगा, कॉलेज 2 में नहीं रहेगा। आगे कहता है H की पढ़ाई कॉलेज 3 में नहीं होती। H कॉलेज 3 में जब नहीं होगा तो कॉलेज 1 में हो जाएगा। ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि 2 को काट चुके हैं, 2 का काम कंप्लीट हो गया है। H की पढ़ाई कॉलेज 3 में नहीं है और उसे अंग्रेजी पसंद है। ये H को अंग्रेजी पसंद है, ऑफर अंग्रेजी दे दिए। F की पढ़ाई कॉलेज 3 में होती है। F की पढ़ाई कॉलेज 3 में होती है और उसे गणित पसंद नहीं है। F की पढ़ाई कॉलेज 3 में हो गई
और इसको गणित पसंद नहीं है तो देखो यहाँ गणित लिख करके काटना जरूरी है कि बाद में ये कंफ्यूज ना करावे। आगे कहता है जिन्हें भूगोल और रसायन पसंद है उनकी पढ़ाई एक ही कॉलेज में है। देखो भूगोल वाला और रसायन वाले का कॉलेज समान होगा, तो कॉलेज समान अगर होगा तो इसका कॉलेज 2 नहीं होगा, इसका या तो कॉलेज 3 होगा या कॉलेज 1 होगा। कॉलेज समान है, भूगोल और रसायन शास्त्र है उनकी पढ़ाई एक ही कॉलेज में होती है, यहां तक पढ़ लिए। डब्लू को जीव विज्ञान पसंद है और वह कॉलेज 1 में अध्ययनरत नहीं है। डब्लू को जीव विज्ञान पसंद है और वह कॉलेज 1 में अध्ययनरत नहीं है, तो कॉलेज 1 में नहीं होगा तो कॉलेज 3 में हो जाएगा। ध्यान दिए रहना, क्यों? क्योंकि 2 तो पहले ही कट चुका है और ये 1 में जब नहीं है तो एक ही बचा 3 में है। अब देखिए ये जीव विज्ञान वाला 3 में हो गया, अब भूगोल और रसायन वाला सेम कॉलेज में रहेगा, अर्थात या तो 3 में रहेगा या 1 में रहेगा। आगे पढ़ लेते हैं। डब्लू को जीव विज्ञान पसंद है और वह कॉलेज 1 में अध्ययनरत नहीं है। आगे एक और डाटा है, ये फिर से हम लाते हैं सामने। कॉलेज 1 में अध्ययनरत नहीं है, यहां तक पढ़ लिए। आर की पढ़ाई एच के साथ नहीं होती है। आर की पढ़ाई, देखो आर यहां है, आर की पढ़ाई एच के साथ नहीं होती है, मतलब एच अगर कॉलेज 1 में है तो आर 1 में नहीं रहेगा। 1 में नहीं रहेगा तो 3 में रहेगा, क्योंकि 2 का काम तो कंप्लीट हो चुका है। तो देखो कॉलेज 3 में पढ़ने वाला 3 आदमी हो चुका है, 1 2 3। किसी एक कॉलेज में मिनिमम 2 आदमी जरूर पढ़ता है, तो 2 ये पढ़ लिया, तो मतलब ये जो 1 बच रहा है ये कॉलेज 1 में पढ़ेगा, तब ना कॉलेज 1 में 2 आदमी पढ़ेगा। तो देखो क्लियर हो गया कॉलेज का काम। ये जो बताया आर की पढ़ाई एच के साथ नहीं होती है। अब यहां देखो है आर को रसायन पसंद नहीं है और एम को इतिहास पसंद नहीं है। आर के सामने रसायन काट दीजिए, एम के सामने इतिहास काट दीजिए, ठीक है। अब इस डाटा को भूगोल और रसायन को सेट करिए, तो भूगोल और रसायन को सेम पसंद होगा। तो ये देखिए कि भूगोल और रसायन वाला हम कहां पर सेट करेंगे ताकि इसका कॉलेज सिमिलर हो जाए। भूगोल और रसायन वाले का कॉलेज सिमिलर करिएगा तो देखो या तो ये 3 होगा या 1 होगा। तो 1 में तो देखो यही 2 आदमी है, टी और एच, तो यहां तो अंग्रेजी आ जाएगा, तो इसमें भूगोल रसायन सेट नहीं होगा। तो भूगोल रसायन बचा हुआ जो ये 3 वाला है उसी में होगा। अब यहां रसायन नहीं है तो यहां रसायन हो जाएगा और यहां पर भूगोल हो जाएगा, क्योंकि यहां रसायन कटा हुआ है। ध्यान दीजिएगा तब ये ज्यादा क्लियर होगा। अब ये देखिए कि यहां इतिहास नहीं है तो यहां इतिहास होगा, एक ही जगह बचा, और यहां बचा हुआ गणित हो जाएगा। यही आपका डायग्राम कंप्लीट बनेगा। अब इस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन में जाएंगे, इसको देख देख करके क्वेश्चन बनाएंगे। हम आते हैं क्वेश्चन में। जैसे यहां देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एम का पसंदीदा विषय कौन है। हम इसको ऊपर करते हैं तब आपको क्लियर दिखेगा। एम का पसंदीदा विषय कौन है, ये पूछा है। एम का पसंदीदा विषय कौन है, तो एम का विषय है गणित। क्वेश्चन का आंसर हुआ गणित, जो विकल्प 2 में है। आंसर हो गया विकल्प 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। कहता है निम्न में से कौन सा संयोजन सही है। किसके साथ क्रम मिलाया हुआ है था, ये है 1 एम, एम तो 2 में है इसलिए पहला गलत है। एफ कॉलेज 3 रसायन शास्त्र, एफ कॉलेज 3 रसायन शास्त्र, विकल्प 2 सही हो गया। इस पर आधारित ज्यादा डाटा में क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट देखिए चौथा नंबर है, निम्न में से विद्यार्थियों का कौन सा समूह कॉलेज 1 में पढ़ता है। निम्न में से 1 में पढ़ने वाला समूह है टी और एच। एच और टी विकल्प 4 में है। क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प 4। 5वां नंबर क्वेश्चन देखो है, निम्न में से विद्यार्थियों का कौन सा समूह कॉलेज 3 में पढ़ता है। तो कॉलेज 3 में पढ़ने वाला है एफ, कॉलेज 3 में पढ़ने वाला है आर और कॉलेज 3 में पढ़ने वाला है डब्ल्यू। तो एफ डब्ल्यू आर विकल्प 1 में है।
क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प 1। 6 नंबर क्वेश्चन भी उसी पर आधारित है। ये कह रहा है टी का पसंदीदा विषय कौन है? तो टी का पसंदीदा विषय है इतिहास। टी का पसंदीदा विषय कौन है? टी का पसंदीदा विषय इतिहास, जीव गणित, रसायन। तो इनमें से कोई नहीं आंसर दीजिएगा क्योंकि इतिहास इसमें दिया हुआ नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको ये डाटा। अच्छा, अभी एक और क्वेश्चन इस पर आधारित है। 7th है, इनमें से 3 किस कॉलेज में पढ़ता है? तो 3 आदमी पढ़ने वाला है कॉलेज 3 में। क्वेश्चन का आंसर हो गया कॉलेज 3, जो ऑप्शन 3rd में है। तो इस तरह से ये डाटा हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब आइए फिर से, चूंकि बिहार एसएससी में इस तरह का भी प्रश्न देता है डाटा वाला, इसलिए अब थोड़ा बड़ा डाटा भी हम आपसे करवाना शुरू कर दिए हैं। वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर भी हम देख पा रहे हैं, सही है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिंगल क्वेश्चन में आइए। ये कहता है दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति को चुने, रिलेटेड आकृति। तो आपको चेक करना है कि पहला से दूसरा फिगर कैसे बनता है। हम इस डाटा को मिटाते हैं। अब देखो, तो ऐसे सोचिए, इस फिगर को क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो क्लॉकवाइज घुमाइएगा तो देखो ये ऐसा हो जाएगा, ये गोल वाला, ये ट्रेंगल वाला ऐसा होगा, सीधा वाला लाइन ऊपर जाएगा, तिरछा वाला नीचे रहेगा। तो रिलेशन अब क्या है कि क्लॉकवाइज घुमा करके अब पलट देंगे तब ऐसा बनेगा। तो वैसे ही इसको क्लॉकवाइज घुमा करके पलटिएगा तो ये तिरछा वाला नीचे हो जाएगा, ये बाएं हो जाएगा। तो बाएं और नीचे, तिरछा वाला नीचे आएगा। ये देखो विकल्प 1 हो जाएगा। 8वां का आंसर हो गया विकल्प 1। ओहो, मनीषा का आंसर 2 कैसे आ गया? 3 किसी का कैसे आ गया जी? 1 होगा, काफी बच्चों का ए है, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें 2 दे रखा था। उम्मीद करते हैं कि आप सही समझ गए होइएगा। 9th क्वेश्चन में आइए। 9th क्वेश्चन में ठीक से देखिएगा, इसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा पहले की तुलना में बेहतर है, इसलिए आपको ध्यान दिए रहना होगा, तब समझ में आएगा। इसमें देखो, इसको हम ऐसे कहेंगे कि इसका ना मिरर इमेज और वाटर इमेज बनाए। तो देखो हम बनाकर यहां दिखा रहे हैं आपको, ये फिगर है। तो जब इसका मिरर इमेज आप बनाइएगा तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, क्योंकि ये बना हुआ ही है यहां। तब मिरर, केवल मिरर बनाएंगे तो देखो ये वाला भुजा चला जाएगा दाएं तरफ, ये ऊपर ही रहेगा, और इस तरह से ये बनेगा। ये सर्किल यहां आ जाएगा, इस पर 2 लाइन और इस पर 1 लाइन। अब फिर जब इसका वाटर इमेज बनाइएगा तो ऐसा बन जाएगा। अब ऐसा बनने के बाद क्या है कि 2 लाइन वाला गया छोटा पर चला और 1 वाला गया बड़ा पर, और सर्किल भी अपना पोजीशन बदल लिया। तो वैसे ही जब इसको अप्लाई करिएगा, मिरर बनाइएगा, वाटर बनाइएगा, 2 लाइन वाला दाहिने चला जाएगा, और 1 लाइन, पहले मिरर बनाइएगा तो 2 वाला दाहिने जाएगा, फिर वाटर बनाइएगा तो नीचे आएगा। और चेंज जब करिएगा तो 2 आ जाएगा बाएं तरफ और 1 चला जाएगा दाहिना तरफ, जो विकल्प 3 में है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प 3। उम्मीद करते हैं कि आप इसको ठीक से समझे होइएगा। देखो, इसको जब नीचे लाएंगे और 2 वाला को, हाँ अच्छा, कुछ बच्चों का है साफ नहीं दिख रहा है, एक्चुअली ये कुछ फॉग जम गया है लेंस पर। विकल्प 2 इसका सही आंसर होगा। देखो इसको जब लाएंगे, 3 नहीं, हम 3 गलत बोल दिए थे, 2 बना हुआ है, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। हाँ 2 होगा, ठीक है। जिन लोगों ने सी दे रखा है, सी नहीं 2 दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है। सारे नॉन वर्बल को खूब ध्यान से समझिएगा। इसमें देखो ये वाला लाइन जैसा था वैसा ही रह गया, केवल इसको घुमा दिया है 45 डिग्री से, हॉरिजॉन्टल लाइन को घुमा दिया है। तो इसमें भी दोनों हॉरिजॉन्टल को 45 डिग्री से घुमाइएगा तो विकल्प 3rd के जैसा बन जाएगा। उम्मीद करते हैं आप पकड़ लिए होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। 11th नंबर है। देखो इस तरह का क्वेश्चन अक्सर 2 ठो रहता है, 1 से 2, कि ये कह रहा है पूरा डायरेक्शन पढ़ने में टाइम व्यतीत नहीं करना है, ये शब्द है, इससे बनने वाला ना बनने वाला पूछता है। तो कहता है दिए गए अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द ही बन सकते हैं, उसको चुनिए। तो एक एक करके चेक करिएगा। NAMES,
तो देखो इसमें चूंकि ई यूज हुआ है, ई ऊपर नहीं है, तो ये नहीं बन सकता है। BASAL, तो यहां देखो BAS, ये भी नहीं बन सकता है क्योंकि ए इसमें 2 बार आया है। जो ऊपर वाला शब्द है उसमें ए एक ही बार है। इसमें आइए SOUL, देखो S है, O है, U है, L है, तो यही बनेगा। विकल्प 3 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चुनना था कि कौन बन सकता है। 11 के बाद 12 में वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहां देखो लिखता है एक शब्द को नहीं बन सकता है, उसको चुनिए। तो कौन नहीं बनेगा? ALONE, तो देखो ए है, L है, O है, N है, E है। NOTE, T भी है, NOE तो मिला ही चुके हैं, N है, O है, E है, T है। LATER, L है, A है, TER है, तो जो बच गया यही होगा। मतलब 3 चेक कर लिए तो चौथा चेक करने का जरूरत नहीं है, वो होगा ही। इसमें देखो D है जो ऊपर नहीं है, अर्थात ये नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। 13th नंबर क्वेश्चन कहता है एक संयुक्त परिवार में पिता, मां, 3 विवाहित पुत्र और एक अविवाहित पुत्री है। तो आप पढ़ते जाइए और बनाते जाइए। ये बोला पिता हो गया, पिता, मां हो गया, 3 विवाहित पुत्र, तो ये दोनों आपस में पति पत्नी के जोड़े हो गए। इसके 3 विवाहित पुत्र, एक पुत्र इसकी पत्नी, पत्नी को ऐसे सर्किल से इंडिकेट कर देते हैं। दूसरा पुत्र इसकी पत्नी, तीसरा पुत्र इसकी पत्नी, 3 विवाहित पुत्र, और 3 विवाहित पुत्र हो गया, और एक अविवाहित पुत्री है, इसकी एक बेटी है, एक अविवाहित पुत्री है। अब कहता है पुत्रों में से 2 के 2 पुत्रियां हैं। 2 पुत्र के, कोई भी 2 पुत्र के, इसकी भी एक बेटी है, एक और बेटी है, 2 पुत्रियां हैं। दूसरे पुत्र की भी एक बेटी, एक और बेटी है। हो गया, 2 पुत्रियां हैं, और एक के जो एक पुत्र बच गया उसका एक पुत्र है, इस एक का एक पुत्र है। परिवार में कुल महिला सदस्य की संख्या, तो देखो एक महिला यहां मां हो गई, और 3 बेटा का शादी हुआ है तो 3 ठो बहू हो गई, तो 1 और 3, 3 1 4, और एक ये बेटी है, 5 6 7 8 9, तो कुल महिलाओं की संख्या हो गई 9, जो यहां विकल्प 4 में है। क्वेश्चन का आंसर हो गया 4। वेरी गुड, काफी बच्चों ने 9 आंसर दे रखा है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है आपका, एक परिवार के सामूहिक फोटो खिंचाते समय पिता को पुत्र के बाईं ओर, देखो पुत्र हुआ, पुत्र के बाईं ओर, आप अपने अनुसार पुत्र के बाईं ओर पिता लेना है। तो देखो पिता को पुत्र के बाईं ओर, तो जब आप देखते रहिएगा तो जो वहां बैठेगा व्यक्ति उसका बायां इस तरफ हो जाएगा। तो पिता को पुत्र के बाईं ओर, यहां पर लिखे पिता, पिता को पुत्र के बाईं ओर तथा दादा को दाईं ओर बैठा पाया गया, दादा इसके दाईं ओर दादा हो गया। ये आपके बायां दायां से इसका अलग होगा, पुत्र के बायां। तो जब आप पिता को देखेंगे तो फोटो आप उसका खींचेंगे तो वो आपके सामने दिखाई पड़ेगा, तो उसका बायां हाथ ही इस तरफ हो जाएगा। आप जो देखने वाले हैं उसका बायां हाथ ही इस तरफ रहेगा। तो यहाँ के डाटा के हिसाब से हम लोग करेंगे। दादा को दाईं ओर बैठाया, माता अपनी पुत्री के दाईं ओर किंतु दादा के बाईं ओर, माता दादा के बाईं ओर, माता अपनी पुत्री के दाईं ओर और दादा के बाईं ओर है। तो माता देखो, माता दादा के बाईं ओर और पुत्री के दाईं ओर होगा, तो दादा यहां दूर में रहेगा। यहां देखो पुत्र के इधर दादा लेंगे, दादा ले लिए,
और माता अपनी पुत्री के दाईं ओर किंतु दादा के बाईं ओर बैठा है। माता अपनी पुत्री के दाईं ओर और दादा के बाईं ओर। एक मिनट रुकिए, इसका बायां दायां आप अपने अनुसार ही लीजिएगा, क्योंकि यहां लास्ट में ये दे दिया है कि दादा अपने पुत्री के दाईं ओर, माता अपने पुत्री के दाईं ओर और दादा के बाईं ओर। तो दादा के बाईं ओर माता यहां लेंगे, अब पुत्री के दाईं ओर। तो ऐसे आप अपने अनुसार बायां दायां लीजिएगा इसमें। तो कहता है मध्य में कौन होगा, तो मध्य में दादा हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर दादा हुआ, जो विकल्प 2 में है। हम देख पा रहे हैं आंसर, काफी बच्चों का 2 दिया हुआ है, तो आंसर हो गया विकल्प 2। नेक्स्ट में आइए, ये देखो 15 नंबर क्वेश्चन, फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कहता है ए का भाई एफ है, फिगर बनाइएगा। ए का भाई एफ है, ऐसे इंडिकेट कर दिए। ए की पुत्री सी है, ए की पुत्री बेटी सी है। एफ की बहन के है, एफ की बहन के है, एफ की बहन के है, तथा के का भाई ए है। तो स्वभावतः इस एक पीढ़ी में तो है ही, तो के का भाई एफ ए तो हो ही जाएगा, के का भाई ए है। सी का भाई जी है, देखो सी का भाई जी है। बस जो भी डाटा पढ़े आप डायग्राम में बना दीजिए। कहता है जी का चाचा कौन है, तो देखो इन सबों का ये पिता हुआ, आप पिता का भाई चाचा, तो एफ हो जाएगा, जो विकल्प 4 में है। क्वेश्चन का आंसर है 4। अच्छा, समीम 2 कैसे आंसर दे दिया है, 4 होगा। ओके ओके, नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। ये देखो, किसी घन के विभिन्न फलकों में 1 से 6 तक का बिंदु दिया गया है। आपको ज्ञात करना है 4 बिंदु वाले साइड के दूसरी ओर क्या होगा। कई बार इस क्वेश्चन को पीछे के वीडियो में डिस्कस किए हैं। हम कॉमन मिलाते हैं, 4 के दूसरे, 4 वाली साइड के दूसरी ओर, मतलब 4 के अपोजिट कितना बिंदु होगा, तो हम इसमें कॉमन मिलाया करते हैं। तो देखो ये 5 इसमें भी है, अब 5 इसमें भी है। तो अगर कोई सिंगल सरफेस पर सेम डिजिट कॉमन हो जाए, टेक्निक है, सिंगल सरफेस पर अगर सेम डिजिट कॉमन हो जाए, तो दैट केस में दोनों फिगर में कॉमन वाला को छोड़कर जो बचा वो अपोजिट हो जाएगा। मतलब ये 1 2 अपोजिट हो जाएगा, और यहां 4 है, तो इसी सरफेस पर इसमें 3 है, तो ये 4 और 3 अपोजिट हो जाएगा। तो 4 के अपोजिट में 3 होगा, जो विकल्प 3 में है। क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। देखो ये क्वेश्चन में कुछ बस सीधे गिनने वाला रहता है। दिए गए चित्र में कितने आयत हैं, तो आयत में जब भी गिनेंगे तो वर्ग को शामिल नहीं करेंगे। जो चारों भुजा बराबर हुआ वो वर्ग हुआ, वो आयत नहीं। जिसका आमने सामने हुआ वो आयत। तो देखो आयत है, छोटा वाला पहले गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। छोटा वाला सब क्लियर कर लिए। अब मिक्स वाला गिनिए। तो मिक्स वाला में देखिए, ये पूरा एक आयत है, इसी के अंदर एक यहां से यहां तक का जो आयत है, 2 आयत। तो इस तरह का 2 आयत इसमें हुआ, 2 आयत इसमें हो जाएगा, 2 2 4, 2 आयत इसमें हो जाएगा, 4 2 6, और 2 आयत इसमें हो जाएगा, तो 6 2 8। तो 8 + 8 16 आयत हो जाएगा, जो विकल्प 2 में है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, आयत लेना है, वर्ग नहीं लेना है। कुछ लोगों का आंसर मिसमैच कर रहा था, हमको लग रहा है कि वो वर्ग काउंट कर लिया होगा। अब देखो इसमें है कि कौन सा आदमियों कीर्तकों, कीर्तकों का मतलब हुआ कृमि, आदमियों कीर्तकों और जीवधारियों। तो जीवधारी के अंदर आदमी अलग और कीर्तक अलग, कृमि अलग, दोनों अलग अलग एग्जिस्टेंस है, इसलिए ऐसा विकल्प 3 में है। क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प 3। नेक्स्ट आइए। कहता है निम्नलिखित में बलिष्ठ और अनुशासित लड़कों को कौन प्रदर्शित करता है।
तो देखो त्रिभुज है जो लड़कियों को प्रदर्शित करता है, त्रिभुज आप यहां तक लेंगे, ये हुआ आपका त्रिभुज यहां तक, त्रिभुज लड़कियों को प्रदर्शित करता है, ये लड़कियां हो गई। वर्ग अनुशासित को ये अनुशासित हो गया, ये बलिष्ठ हो गया, और ये स्क्वायर लड़के हो गए। तो क्वेश्चन जो आपका है कौन, इसमें देखो क्वेश्चन है बलिष्ठ और अनुशासित लड़के, तब बलिष्ठ और अनुशासित लड़के, बलिष्ठ और अनुशासित लड़के, तो बलिष्ठ का मतलब सर्किल में आना चाहिए और अनुशासित का मतलब वर्ग में आना चाहिए, तो ये 2 है, और लड़के में आना चाहिए, तो ये केवल 2 ही है ऐसा, जो यहां विकल्प 2 में दिया है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प 2। 4 नहीं 2 होगा, ठीक है। कुछ बच्चों का 4 आंसर था। ओके, नेक्स्ट आइए। ये देखो दी गई आकृति को पूरा करने वाली आकृति का चुनाव करें। तो देखो कैसे पकड़ोगे, ऐसे समझिए, ये जो विकर्णवत है तो ये स्टार का पोजीशन अपोजिट हो गया है, सर्किल का पोजीशन अपोजिट हो गया है, बीच का फिगर तो ऐसे ही नीचे जाके सर्किल नीचे, ये स्टार नीचे और सर्किल ऊपर रहेगा। ये देखिएगा फिगर में स्टार नीचे सर्किल ऊपर, ऐसा वाला बना हुआ किसमें है? स्टार एक ही ऑप्शन है, विकल्प 2। क्वेश्चन का आंसर हो गया इसका विकल्प 2। नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन देखिए है किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति निहित है, मतलब ये छोटा वाला टुकड़ा किस ऑप्शन में है? ये छोटा वाला टुकड़ा है, स्पॉटिंग हिडन फिगर देखो यहां है, पहला में हम उस पर रेखांकित कर रहे हैं उसको, इससे समझ में आपको आ जाएगा। तो विकल्प 1 क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देकर समझना। इसमें कहता है कि ट्रेंगल में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं, ठीक से समझिएगा, वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन है, जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितना कि वर्णमाला क्रम में होते हैं। तो इसका ट्रिक है बनाने का कि प्रत्येक लेटर से अल्फाबेट पढ़िए, जहां पर आपका पढ़ा हुआ इसका लिखा हुआ मैच कर गया वो एक पेयर हुआ। तो देखो टी से पढ़ेंगे, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए नहीं मिला, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं मिला, आई जे के एल एम एन नहीं मिला, ए बी सी डी ई, तो देखो ए से ई तक एक पेयर हुआ, एन ओ पी क्यू जी एच आई नहीं मिला, एल एम नहीं मिला, और दाहिने से भी पढ़िएगा ई एफ जी, देखो तो एक तो ई और जी भी मिल रहा है, एच आई जे के एल नहीं मिला, एल एम एन, एक तो देखो एल और एन भी मिल रहा है, ओ पी क्यू आर नहीं मिला, जी एच आई जे के एल नहीं मिला, एन ओ पी क्यू आर नहीं मिला, ए बी सी डी नहीं मिला, आई जे नहीं मिला, तो कुल मिलाकर 1 2 3 ऐसा 3 पेयर मिलता है, जो विकल्प 2 में है। क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प 2। वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर हम बी देख पा रहे हैं, 3 भी लिखे हैं आप, हम देख पा रहे हैं, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए कहता है निम्नलिखित श्रृंखलाओं में क्रमिक संख्याओं के कितने जोड़े में प्रत्येक में 2 का अंतर है, मतलब एक पेयर खोजिए वैसा डिजिट का पेयर जिसके बीच का डिफरेंस 2 हो। तो देखो 6 और 4 ये पेयर हुआ, 6 और 4 एक पेयर हुआ, इसका अंतर भी करिएगा तो 2 आ जाएगा, तो 1 मिल गया आपको, 4 1 नहीं है, 1 2 नहीं है, 2 2 नहीं है, 2 8 नहीं है, 8 7 नहीं है, 7 4 नहीं है, 4 2 है, अंतर 2 हो जाएगा। फिर 2 1 नहीं है, 1 5 नहीं है, फिर देखो 3 2 है, 3 में 2 घटाए तो 5 में 2 3 घटाए तो 2, फिर देखो 3 8 नहीं है, 8 6 में है, फिर 6 6 नहीं है, 6 2 नहीं है, 2 1 नहीं है, 7 1 नहीं है, 4 1 नहीं है, 3 3 2 नहीं है, 8 2, फिर देखो 8 6 है, तो ऐसा 1 2 3 4 5 पेयर मिला, जो विकल्प 2 में है। क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प 2। नेक्स्ट ये देखो 24 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है 1 अक्टूबर को रविवार है, तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा? अक्टूबर 31 दिन का होता है,
31 में से 1 अक्टूबर दे दिया तो बचा 30 दिन और नवंबर का 1 दिन, तो 30 एक फिर से 31 हो गया। 31 में 7 से भाग देंगे तो शेष बचेगा, 28 तक कटेगा, 3 शेष बचेगा, तो 3 दिन आगे हो जाएगा। तो 3 दिन आगे लीजिएगा, रविवार से 3 दिन आगे सोम मंगल बुध। यहाँ विकल्प 3 में है, क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। हम उम्मीद करते हैं कि टेक्निक भी आप समझ रहे होइएगा। कभी कैलेंडर का बेसिक बताएंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। ये देखिए, कहता है कोडिंग है, टी का कोड यहाँ यू है ना, टी +1 करने पर यू, ये 20वां लेटर है, ये 21वां लेटर है। ये ई 5वां है, 5 + 2 किए, ये +3 किए, ये +4 करेंगे तो 18 4 22 और 18वां है, +5 करेंगे तो 19 और 5 24। तो इसे इसको लिखिएगा S +1 T, M 13 + 2 15, I 9 + 3 12, 12 + 4 16। इसको तो TOP इतना सही देख लीजिए, TOLP यहां मिलवा है और किसी में नहीं मिलवा है, इतना सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1। विकल्प 1 उम्मीद करते हैं कि आप सही समझे होंगे। 25 क्वेश्चन एवरीडे हम आपके साथ करते हैं। तो आज पुनः हम लोग एक सेट कंप्लीट कर लिए हैं। आज के सेट में क्वेश्चन का लेवल, चूंकि आपको 9 सेट पहले करा दिए हैं तो थोड़ा सा लेवल को अप किए हैं। कमिंग डेज में ऐसे इस लेवल के ही क्वेश्चन करते रहेंगे, फिर उसके आगे फिर अप करेंगे। इस तरह से हम बिहार एसएससी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, इन सबों के लिए बेहतर तैयारी इसके माध्यम से कर पाएंगे। तो आज क्लास को यहीं पर रोकते हैं, पुनः अगले दिन मुलाकात आपसे होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से बहुत प्रार्थना आपका दिन शुभ गुजरे, ईश्वर आप पर कृपा बरसाते रहें, आपको सफलता के मार्ग पर हमेशा कायम रखें, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। फिर आगे मुलाकात होगी। धन्यवाद।